नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पैलेट गन पीड़ित के साथ डीसीपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे राहुल गांधी। कांग्रेसियों ने जमकर मचाया उत्पात। पैलेट गन मुद्दे पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। राहुल के धरना पर बीजेपी ने कांग्रेस को जमकर घेरा। रविशंकर प्रसाद बोले, राहुल देश में फैला रहे हैं अराजकता। बिना परमिशन कांग्रेस का धरना, नियम कानून नहीं मानते राहुल। अमित शाह पहुंचे पश्चिम बंगाल। सीमा सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रम में हुए शामिल। सिलीगुड़ी से बोले, बिना सुरक्षा सीमाओं के भारत नहीं रह सकता सुरक्षित। ममता बनर्जी पर भी किया कड़ा प्रहार। जयपुर में स्कूल के बाहर जमकर बवाल। सीजेपी पर लोगों का फूटा गुस्सा। आशुतोष रांका से धक्का मुक्की। सीजेपी कार्यकर्ताओं को ग्रामीणों ने पटक कर पीटा। गाड़ी के शीशे भी तोड़े। इमरान खान को अस्पताल से फिर भेजा गया जेल। पाकिस्तान में रात भर ड्रामा। टेंशन में शहबाज शरीफ। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात राहुल गांधी के पैलेट गन पॉलिटिक्स की। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर राहुल गांधी आज अचानक पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना पहुंचे। वो जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल छात्र साहिल लाचौब को लेकर शिकायत करने पहुंचे। एफआईआर दर्ज नहीं होने पर राहुल गांधी थाने के कैंपस में ही धरने पर बैठ गए। उनके साथ साहिल का परिवार भी मौजूद रहा। राहुल ने शर्त रखी कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है तब तक वो थाने में ही रहेंगे। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने जमकर उत्पात मचाया। बवाल के बीच में आरएफ की भी सख्ती देखी गई। बवाल के बीच दिल्ली पुलिस ने बयान दिया कि राहुल गांधी से शिकायत ले ली गई है। क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। सर, जांच ऑलरेडी हो रही है, लेकिन क्यों फिर से धरना देने पहुंच गए राहुल गांधी? देखिए, बहुत दिनों के बाद ये जागृत हुए। ये घटना 20 जुलाई की है और अब आप एफआईआर दर्ज कराने के लिए आ रहे हो, कंप्लेन कराने आ रहे हो। ये काम तो उस दिन भी हो सकता था जिस दिन आपने इस शख्स के साथ खड़े होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की। देखिए, समस्या क्या है, मामला क्राइम ब्रांच देख रही है। आप कह रहे हो कि पुलिस, दिल्ली पुलिस कह रही है कि हमने तो कोई पैलेट गन इस्तेमाल ही नहीं किया। आप पुलिस के ऊपर निशाना साध रहे हो। पुलिस के पास, दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमारे पास तो कोई पैलेट गन है ही नहीं, चलाने की तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब आपने कंप्लेन किया तो कंप्लेन करने के बाद एक आईओ नियुक्त होगा, एक प्रिलिमिनरी जांच करेगा, तब एफआईआर दर्ज होगी। वो इस सारी चीज़ों को जानते हैं कि भाई ये नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी क्राइम ब्रांच इस सारी चीज़ों को देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट का एक अलग से कल एक कमेटी बनाई गई। अब कमेटी सारी चीज़ों को देख रही है तो एफआईआर टेक्निकली दर्ज होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। वैसे पुलिस चाहे तो कर सकती है, लेकिन इनका ध्येय क्या था? इनका ध्येय ये था कि जो वंदे मातरम पे फंसे हुए चारों तरफ से, तो आज कैसे उस मुद्दे को साइड किया जाए और दिन भर मीडिया में एक लड़ाकू की तरह कि मोदी से मैं लड़ रहा हूं, उसके लिए सड़क पे मैं आंदोलन कर रहा हूं, ये छवि बनाने में वो कामयाब रहे। जी, तो थाने के बाहर दिल्ली पुलिस का जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखा गया, तो वहीं इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी राहुल गांधी पर जबरदस्त हमलावर है। रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि राहुल गांधी अराजकता की राजनीति कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए कमेटी बनाई है, पर राहुल को नियम कानून पर भरोसा नहीं है। देश राहुल की हरकतों को भली भांति समझ रहा है। साथ ही कई बड़े बड़े नेताओं ने भी राहुल पर तंज कसा है। सर, बयानबाजी तो होती रहेगी, लेकिन रविशंकर प्रसाद ने बताया कि परमिशन नहीं था, उसके बावजूद भी राहुल धरना दे रहे थे। देखिए, वहां पे ऑलरेडी बीएनएस की धारा 163 लागू रहती है। पार्लियामेंट का बहुत ही वो सेंसिटिव जोन है। वहां कोई भी आकर के आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। आप 4 लोग आए, आपको बहुत ही इज्जत से डीसीपी साहब ने वहां सोफे पे बिठाया, आपके कंप्लेंट को बाकायदा रजिस्टर किया, ले लिया। अब आप वहां से निकले और वहां आप बैठ गए। मीडिया वालों को साथ लेकर के गए थे आप, और वहां बैठना शुरू हुआ तो चारों तरफ से कार्यकर्ता आने लग गए। ये क्या बताता है? ये बताता है कि आप टेक्निकली एक लीडर ऑफ अपोजिशन, जिसे नियम कानून में कोई भरोसा नहीं है, अराजकता फैलाना चाहते हैं। स्मृति ईरानी ने क्या कहा
कि किसी भी इंस्टीट्यूशन के ऊपर आपको भरोसा नहीं है। कभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ बोल देना, जजेस बिके हुए हैं, पता नहीं क्या किस किस तरह की चीजें, कॉम्प्रोमाइज जुडिशरी है। कभी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोल देते हैं। अब आप ये जो एफआईआर करने के लिए गए हो, टेक्निकली अगर ये इस्तेमाल हुआ है तो किसी पारामिलिट्री फोर्स ने किया। लीडर ऑफ अपोजिशन पारामिलिट्री फोर्स, आर्मी, पुलिस, इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहा है। इससे शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। जी, अब बात पश्चिम बंगाल की। शुभेंदु अधिकारी सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद अमित शाह बंगाल के दौरे पर पहुंचे। शाह ने आज सिलीगुड़ी में एसएसबी के कार्यक्रम को संबोधित किया। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सीमा सुरक्षा, घुसपैठ और बीएसएफ को जमीन उपलब्ध कराने के मुद्दे पर पिछली सरकार पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि जब तक सीमाएं सुरक्षित नहीं होगी तब तक ना तो पश्चिम बंगाल और ना ही भारत सुरक्षित रह सकता है। शाह ने कहा कि उनके कई बार अनुरोध करने के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जरूरी जमीन उपलब्ध नहीं कराई। शाह ने कहा कि राज्य के किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री ने सशस्त्र सीमा बल या सीमा सुरक्षा बल के कार्यक्रमों में कभी हिस्सा नहीं लिया। अपने भाषण के जरिए शाह ने ममता बनर्जी को खूब घेरा है। सर, 3 दिनों का दौरा अमित शाह का कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारी बड़ी बड़ी मीटिंग भी कर रहे हैं अमित शाह। देखिए, ये सेलिब्रेशन है। ये बात हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी किसी आम चुनाव की तरह न इसे ट्रीट किया, ना ही जीत इसकी बाकी राज्यों की जीत की तरह है। ये एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ ये मसला, और बॉर्डर के ऊपर जिस तरीके से डेमोग्राफिक चेंज की वजह से पूरे देश भर में समस्या पैदा हो रही है, उस संदर्भ में गृह मंत्री के लिए पश्चिम बंगाल चुनाव जीतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अमित शाह का ये 3 दिन का दौरा, ये कोई नया दौरा नहीं। वो बीच में भी गए, बार बार वो जा रहे हैं, प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं। ये बार बार इस बात को बताने के लिए कि वहां किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक आइडियोलॉजिकल जीत तो जीत, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के देखिए, जैसे ही सरकार बनी पहला फैसला क्या था? सबसे पहला फैसला शुभेंदु सरकार ने लिया कि जो ममता बनर्जी और कम्युनिस्ट की सरकार ने बीएसएफ को बॉर्डर के लिए जो जमीन मुहैया नहीं कराया, वो जमीन मुहैया कराई गई। अमित शाह आज वहां इसलिए हैं क्योंकि ये जो बाड़ा लगाने का, वायरिंग करने का बॉर्डर के ऊपर ये जो काम है वो ऑलमोस्ट डन होता दिख रहा है। और इसलिए वहां जिस हिसाब से राजनीति बदली है, ममता बनर्जी का जिस तरीके से पतन हो जाना, वो साम्राज्य का, जैसे लोग इतिहास की किताबों में पढ़ते फलाना साम्राज्य का पतन हो गया, तो वो ममता बनर्जी का जो पतन हुआ है उसी को सेलिब्रेट बार बार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ये 3 महीने से ज़्यादा ये 100 दिन का सेलिब्रेशन कुछ दिन पहले हुआ, वो बताता है कि बंगाल की जनता जिस हिसाब से प्रसन्न है। क्योंकि आप देखिए, आज ये भी खबर आई कि घटाल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी को जो गालियां दी गई जंतर मंतर ये कॉकरोचों के द्वारा, उसके खिलाफ 10,000 से ज्यादा लोग एक शहर में निकल गए कि खबरदार मोदी को किसी ने गाली दी। तो ये माहौल जो बदला है बंगाल के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी के क्रेडिट में जाता है। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। जयपुर के बंगरू इलाके में रामपुरा कंवरपुरा गांव में सरकारी स्कूल को लेकर जबरदस्त हंगामा हो गया। दरअसल कांग्रेस जनता पार्टी ने अपने अभियान स्कूल ठीक करो के तहत पार्टी के कार्यकर्ता गांव के सरकारी स्कूल की हालत देखने भेजे थे, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें खदेड़ दिया। ग्रामीणों ने कार्यकर्ताओं की पिटाई कर दी और उन्हें गाँव से दौड़ाया, साथ ही गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए। वहीं सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आरोप लगाया कि उनकी टीम के साथियों के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की और गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। रांका ने आरोप लगाया कि ये सब बीजेपी के इशारे पर ही हुआ है। सर, जबरदस्त पिटाई की जा रही है सीजेपी की, क्या ये लोगों का गुस्सा है जो अब बाहर आ रहा है? देखिए, पिटाई हुई तो गुस्सा ही है। और पहली चीज आप समझिए, ये फ्रॉड लोग हैं, ये तिलचट्टे, ये फ्रॉड्स हैं। पहली बात ये कि जिन लोगों ने पिटाई की वो कोई बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, गांव के लोग हैं। उसमें कांग्रेस वाले भी होंगे, उसमें बीजेपी वाले भी होंगे, उसमें न्यूट्रल भी होंगे। पूरा गांव पीट रहा था इनको। क्यों पीटा? क्योंकि ये पहले आए तो इंस्पेक्शन करने की कोशिश की, साथ में मीडिया लेकर के आए, तो गांव वालों ने कहा कि आप वापस चले जाओ, ये सब मत करो। यहाँ पे ऑलरेडी जिस स्कूल को आप दिखाना चाह रहे हो
उसके लिए 12 लाख रुपए ऑलरेडी सरकार सैंक्शन कर चुकी है कुछ दिन पहले। अब इसको हम लोग ठीक करवाएंगे। ये गांव की बेइज्जती मत करवाओ, ये ऑलरेडी जो है वो पैसे आ चुके हैं, अलॉट हो गया है। अब ये लोग की टेक्निक क्या है, ये लोग ढूंढते हैं उस जगह का कि जहां सरकार ने जो 3500 के आसपास स्कूलों का वो उसको बेहतर करने के लिए पैसे अलॉट किए गए हैं, वो लिस्ट इनको किसी ने दे दिया है। अब वो वहां जा, भाई जिस स्कूल को ठीक करना है वो बुरा हाल में होगा, तभी तो पैसे अलॉट किए गए हैं। तो 3500 स्कूल को ठीक किया जाएगा राजस्थान में, तो ये वहां जा रहे हैं, तो गांव वालों ने मना कर दिया। तो उस समय बहुत बहसा बहसी हुई, वापस चले गए और उसके बाद 250 लोगों को लेकर के आ गए, गुंडागर्दी करने के लिए आ गए। ये 250 लेकर के लोगों को आप सेकंड टाइम क्यों लेकर के आए? और जब वो लेकर के आए तो गांव वाले पहले से तैयार थे। और ये कैसा लीडर है, अपनी जान बचा करके भाग लिया, महिला कार्यकर्ताओं को भी छोड़ दिया, और जो लोग पिट रहे थे साथ में इसके तिलचट्टे, ये कॉकरोचेस, उनको भी वहां मरता छोड़ दिया। कोई जेंजी नहीं है, ये हार्डकोर पॉलिटिशियंस उसमें नजर आ रहे थे। सब बुढ़े बुढ़े ये अपने आप को जेंजी बता रहे हैं, जिन जिनकी पिटाई हुई है वीडियो पे रो रहे हैं, ये सब 40-50 साल के बुढ़े कार्यकर्ता, थके हारे, जिनको किसी पार्टी ने लिया नहीं। ये सारे उन लोगों का एक पूरा जमावड़ा था। बिल्कुल सही तरीके से गांव वालों ने विरोध किया, झगड़ा इन लोगों ने शुरुआत की, इन लोगों ने चैलेंज किया। और सबसे अच्छी बात कि वहां महिला कार्यकर्ता जो 2 गई थी उसको किसी ने पिटाई नहीं की, महिला कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया और बाकी लोगों की उसको अच्छे से जो है इज्जत खातिर की गई है। ये होना जरूरी है। सरकार चुप रहेगी? सरकार ने चूड़ियां पहन ली है कि आप इस तरीके से, कहीं भी कोई घुस जा रहा है, टीचर को हरास कर रहा है, प्रिंसिपल को गालियां दे रहा है, जैसे ये कोई तुर्रम खां बन करके घूम रहे हैं। इनको कौन ये सब परमिशन दे रहा है कि आप इस तरह के काम कर सके? तो जो घटना घटी है, ये देश के अलग अलग शहरों से अब इस तरह की खबरें आएगी। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। इमरान खान को इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद दोबारा रावलपिंडी की अदयाला जेल भेज दिया गया है। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से हॉस्पिटल लाया गया था। इसी बीच इमरान खान के करीबी सहयोगी और पीटीआई प्रवक्ता जुल्फिकार बुखारी ने संकेत दिया कि अगर इमरान खान जेल से बाहर आते हैं तो वो सेना या आर्मी चीफ आसिम मुनीर से सीधा टकराव नहीं करेंगे। क्या रिश्ते सुधरने के संकेत मिल रहे हैं और जेल से रिहा हो सकते हैं क्या इमरान खान? देखिए, ऐसा लग रहा है, जो खबर आ रही है कि डील हो गई है, डील हो गई है। और इसलिए डील ये हुई है कि वो बाहर आएंगे तो मुनीर के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, शहबाज शरीफ के खिलाफ करेंगे। और डर के मारे बिलावल भुट्टो भी सुर में सुर मिला रहा है कि ये मामला तो बिल्कुल पलट गया। तो ये जो डील हुई है, डील यही हुई है। देखिए, मुनीर राष्ट्रपति बनना चाहता है, वो वहां पे आर्मी रूल उस हिसाब से लगाना चाहता है। ही विल नॉट गो डाउन जस्ट लाइक दिस। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ रोड़ा अटका रहे हैं, तो उनको हटा के इमरान खान, पहले भी इमरान खान आर्मी के ही बदौलत वो प्रधानमंत्री बने थे, वहां रियल पावर आर्मी के पास है। और अचानक से ये जो तब्दीलियां आ रही है, बताया यही जा रहा है कि शरीफ सरकार के खिलाफ यह अब आंदोलन होगा। उस आंदोलन में शरीफ खानदान को, उनकी पार्टी को दौड़ाया जाएगा, इमरान खान को वापस स्थापित किया जाएगा और जरदारी भी हटेंगे और मुनीर राष्ट्रपति बनेगा और इमरान खान प्रधानमंत्री। तो ये कॉम्प्रोमाइज का फॉर्मूला जो है, ये वहाँ के पत्रकार बड़े जोर शोर से इस थ्योरी को दे रहे हैं और इसी वजह से वहाँ पे लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।